सभी को डॉक्टर रजनीश गंगवार का सादर नमस्कार। आज 9 जनवरी 2026 है और मैं अपने एक बौद्धिक साथी हैं श्री सुरेंद्र सोनकर सर के घर पे बैठा हुआ हूँ आवास पर। आज बड़ी अच्छी धूप खिली हुई है, जहाँ हालांकि सरकार ने ठंडक की वजह से छुट्टियाँ कर रखी है, लेकिन गुनगुनी धूप है, इसी में आनंद ले रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है सर? मैं उमेंद्र यादव हूँ और शिक्षक हूँ। मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी का टीचर हूँ। मैं नीट क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हुई रजनीश सर से मिलके। आज हम लोगों की मुलाकात हुई पहली बार और बड़ा अच्छा लगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि सर ने कहा शिक्षक हूँ, और मुझे ख्याल आता कि 3 जनवरी को जी। आधुनिक भारत की जो पहली शिक्षा की देवी कहिए, शिक्षा की माता कहें, सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था जी। आज 9 जनवरी है। आज उनकी सहयोगिनी जो थी फातिमा बेग जी, फातिमा शेख, हाँ, उनका भी आज जन्मदिन है जी। हाँ, तो उनके बारे में मैं और इसी संदर्भ में रजनीश जी मैं एक बात कहूँगा कि सोनकर जी से मैं जानना चाह रहा था, इस बारे में हम लोग बात करना चाह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं और इनका नाम है सुरेश पासी जी, तो ये विधायक हैं जगदीशपुर से जी। तो इन्होंने एक बात कही है, उनका एक वक्तव्य जो अखबार में छपा हुआ है, न्यूज़पेपर में आज के, ये कह रहे हैं कि इनको जो है वो किसी भी तरीके के मुस्लिम वोट जो है वो नहीं चाहिए। तो आज फातिमा शेख जी का जन्मदिवस भी है, तो इस मौके पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे, ये सुरेश पासी जी के बयान पर क्या कहना चाहेंगे? तो सुरेश पासी जी हैं जो विधायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती है जी। मैं समझता हूँ उन्होंने जो ये शब्द कहे हैं कि मुस्लिम समाज के हमें वोट नहीं चाहिए, हम मस्जिदों में नहीं जाते जी, इस तरीके की, मुझे लग रहा है वो अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके के जो शब्द अगर आज के संदर्भ में कहूँ, देश की महानारी के ऊपर, जिस तरीके से लोग महापुरुष तो कहते हैं, लेकिन महानारियों के विषय में लोगों की बात चर्चा नहीं होती, तो मैं महान नारी मानता हूँ सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जी को। और सुरेश पासी जी के बयान को मैं यहीं पर लेकर आता हूँ कि सुरेश पासी जी कह रहे हैं मैं मुस्लिमों को वोट नहीं चाहिए, हम मस्जिदों में नहीं जाते। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, उस समय जो पेशवाओं का राज था 1818 में, 1 जनवरी 1818 को ये युद्ध हुआ, महार बनाम पेशवाओं का। पेशवाओं ने वही स्थिति लाद रखी थी जो मनुस्मृति में जो दर्ज है, वहाँ पर जो पीछे झाड़ू बांधना, गले में मटकी बांधना, ये स्थितियाँ थीं। तो मतलब एक तरीके से क्रूर शासन था। वो किन के लिए था? वो इन्हीं लोगों के लिए था। पासी थे, खटिक थे, महार थे, चमार थे, ये अछूत जातियाँ जिनको अस्पृश्य जातियाँ कहा गया। तो इनको शिक्षा के भी अवसर प्राप्त नहीं थे। 18 लंबी बात ना कहते हुए 1818 का जो युद्ध है वो जीता जाता है, महार लोग जीतते हैं और अंग्रेजी शासन वहाँ पर होता है। बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री नाम की जो अंग्रेजी सेना थी वो वहाँ पर कायम हो जाती है, तभी ये अवसर मिल पाए। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं इसीलिए तो मैं ये पूछ रहा था कि अगर ये पासी समाज के हैं और अछूत समाज के हैं खुद से, यानी उस समय जो अछूत समाज रहा जी जी, और इनके साथ ही सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए जी। भाई जो मटकी बांधने की बात आप कह रहे हैं या झाड़ू बांधने की बात कह रहे हैं, ये इसी समाज के लोग, इन्हीं लोगों जी। इन लोगों का मतलब छुआछूत माना जाता था, उनको छूना मना था। इनका निशान भी, जो पैरों के निशान है, वो भी ज़मीन पे नहीं आने चाहिए थे, परछाई से छूत, इसीलिए जो है वो झाड़ू बांध दी जाए पीछे की, जिससे कि पैरों के निशान ना बने। मटकी बांध दी गई क्योंकि जैसे मतलब थूकेंगे तो वो मटकी में ही थूकेंगे, उनका थूक जो है वो ना गिरे, है ना। तो माना इस जाति समुदाय के ये व्यक्ति, क्या इनके साथ मुसलमानों ने कोई अत्याचार किए हैं इसलिए ये इतना नाराज़ है मुस्लिमों से? या जैसे आप फातिमा शेख की बात कर रहे हैं कि आज उनका जन्मदिवस है, तो क्या उन्होंने भी कोई कार्य किया इस जाति के लिए, या किसी मुसलमान ने या किसी मुस्लिम जाति के व्यक्ति ने इन लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, या इनके साथ हमेशा आपका बहुत कीमती ये जो आपका सवाल है जी, इसका जवाब ये इस तरीके से देना चाहूँगा, कभी भी मुस्लिम समाज ने अछूत समाज के प्रति कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया। जो मैं अब आधुनिक काल की अगर मैं बात करूं, अंग्रेजी शासन के समय में, मुग़ल शासन के समय में, मैं इस बात को ये कह सकता हूं कि उन्होंने भी यूनिवर्सिटी नहीं खोली, विद्यालय नहीं खोले, या जो शासन व्यवस्था शास्त्रों के हिसाब से या पेशवा या ब्राह्मण समाज के मुताबिक चलाई, वो मैं इसलिए उनको आरोपी मानता हूं। और दूसरा, अंग्रेजी काल जो है वो शूद्रों के लिए स्वर्णिम काल है। जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उनकी जो पुस्तक है हिंदू बनाम हिंदू, उसमें उन्होंने इसको लिखा है।
बात अलग चली जाएगी दिशा में। मैं सुरेश पासी का जवाब देना चाहता हूँ आज के जो आपका सवाल है, जो उन्होंने कहा है कि दलितों के साथ अछूत जो समाज है कि वो मुस्लिम समाज का वोट नहीं चाहिए। फिलहाल तो ये पार्टी के मालिक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षित सीट पे ये आश्रित व्यक्ति हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी और के बीच में जो पूना की अरबदा जेल में समझौता हुआ, उसकी ये देन है। पूना पैक्ट का समझौता जिसको कहा गया, उससे सुरक्षित सीटें ये बढ़ी। उसके मुताबिक ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विद्वता और संघर्ष का गिफ्ट है ये दलित समाज के लिए, जो ये लोग जीतते हैं। पूना पैक्ट जो हुआ उसकी वजह से और सुरक्षित सीटें मिली, सुरक्षित सीटें, राजनीतिक अधिकार एक तरीके से ऐसी समाज के लोग ही जिन पे लड़ेंगे, तो उस सीट से ये लड़के आते हैं। उससे लड़के आते हैं। कोई जनरल सीट से तो लड़के आए नहीं, इनको जनरल सीट पे अभी अखिलेश जी ने जरूर 2 सीटों पे सांसद में दिया, मेरठ में और अयोध्या बड़ी चर्चित सीट है जहाँ से अवधेश पासी जी अभी सांसद बने हैं। और वहाँ भी जीती गई थी सीट, वो एक अलग विषय है, फिलहाल हारी हुई है, लेकिन एक सीट जीती हुई है। तो ये बहुत कम दिल दिखाते हैं लोग बड़ा कि सुरक्षित सीटों के अलावा सामान्य सीट पर टिकट नहीं देते हैं। तो एक तो ये पार्टी के मालिक नहीं है, ये केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन्होंने ये बात कही। मैं उनसे ये बात कहता हूँ, अगर उस समय सावित्रीबाई फुले, अभी हमारे डॉक्टर रजनीश जी जो कह रहे थे कि सावित्रीबाई फुले जी जो प्रथम शिक्षिका हैं और उनकी 3 जनवरी को हम लोगों ने जयंतियाँ मनाई, उनको याद किया, उनकी स्मृतियों को नमन किया, और आज भी उसी शिद्दत से, उसी श्रद्धा से माता फातिमा शेख को भी हमें नमन करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा। उसके लिए मैं क्यों कहता हूँ ज़्यादा, कि सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले में एक इस तरीके की उनके भाव है कि हम बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए हम स्कूल खोलें जिससे बेटियाँ पढ़ पाएँ, क्योंकि वो सामाजिक व्यवस्था हिंदुओं की ये कहती है कि नारियों को, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, ये मनुस्मृति कहती है। अब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले पढ़ाना चाहते हैं। अब स्थितियां जो हैं, उनके पिताजी ने, गोविंद राव ने, उनको ही घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि अछूतों के लिए जो घर था, जो उनका घर था, उसमें एक आंगन में कुआं था। वो अछूत समाज के लोग, अस्पृश्य समाज के लोग, जिस तरीके के हम लोग आते हैं, जिसे अनुसूचित जात समाज कहा जाता है, बेचारे घड़े लिए बाहर बैठे रहते थे कि इनकी जब कृपा होगी तो हमारे घड़े में पानी डाल देंगे। तो उनको बड़ी दयावान थी सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने मिलके दोनों अनुपम जोड़ा है दाम्पत्य जीवन का भारत के इतिहास में। मुझे जो लगता है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे पति पत्नी हो तो लोगों के भी जीवन सुखमय हो जाएंगे, उनके भी हो जाएंगे। ये कहते हुए तो उनको खुद निकाल दिया है। तो उस्मान शेख जी ने उनको रहने के लिए जगह दी। उनकी बहन है फातिमा शेख। अब दोनों में जैसे ये क्या कहते हैं, पति पत्नी क्रांतिकारी हैं, सामाजिक क्रांतिकारी हैं, ऐसे ये बहन भाई भी, इनके अंदर भी जज्बा है अच्छा काम करने का। तो ये उन्होंने स्कूल के लिए फातिमा शेख ने और उस्मान शेख ने जगह दी। सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका इसलिए हैं कि स्कूल पहला उनके घर में खुला, तो उनका योगदान कम नहीं है। और फातिमा शेख जी ने भी मिडिल की इंग्लिश स्कूल से पढ़ाई करी और सावित्रीबाई फुले ने भी, और दोनों टीचर बनती हैं। मतलब जो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो पिछड़े वर्ग के लिए जो स्कूल सबसे पहले अस्पृश्य लोगों के लिए, छुआछूत जिनके लिए माना जाता था, उनके लिए जो स्कूल खोला गया, उसके लिए जो जगह देने का काम किया वो फातिमा शेख जी ने किया। फातिमा शेख, उस्मान शेख, दोनों बहन भाई, दोनों लोगों ने किया। आप मतलब समझिए कि मुस्लिम समाज के ये लोग थे और इन्होंने उन लोगों के लिए जगह दी स्कूल के लिए जिनको पढ़ाना या पढ़ना, जिनके बच्चों का बिल्कुल मना था, जिनको गुरुकुल में तो मतलब जगह मिलने का कोई सवाल मतलब ही नहीं है ना। तो पढ़ते ही कहाँ से? मतलब तो उनके लिए सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था जो की, और लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था जो की, वो फातिमा शेख ने अपनी जगह दे दी जी। तो उनका मतलब रेडी रहना चाहिए, मतलब ऐसे समाज के लोगों के लिए। तो फिर सुरेश पासी जैसे लोग, पासी के जो पूर्वज रहे होंगे, हो सकता है उनमें से भी कोई वहाँ से। अरे सुरेश, देखिए सुरेश पासी को अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। तो अभी हमने बिजली पासी जी की जयंती मनाई और तमाम राजा महाराजा हुए हैं पासियों में, इनको उनके अपने समाज का मालूम नहीं है। और मुस्लिम समाज के लोग भी साथ में थे या युद्ध में, जो इनके सेनाओं में, तो ऐसा नहीं है। वो तो केवल अपने भारतीय जनता पार्टी, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। आज का जो दिन है कि उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो आज जयंती है फातिमा शेख जी, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये जो है वो उनका बड़ा ऋण है एक तरीके से, पिछड़े और बहुत ज़्यादा ऋण है भाई। मैं तो इसीलिए मैं सीधी सी बात बताई आपको। और बल्कि सुरेश पासी जी की सुरक्षित सीटों तक ये बात आती है, क्योंकि वो स्कूल खुले, महिलाएं स्कूल में पढ़ने लगी, इन लोग के बड़े योगदान है। और उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले का जो सामाजिक दर्शन है,
जो समाजशास्त्री उनको कहा गया। गेल ओम्बेट अमेरिका से आई, बात बढ़ेगी तो गेल ओम्बेट अमेरिका से आई, इस पर शोध करने के वहीं के होके रह गई, उनके बड़े योगदान हैं। तो अगर ज्योतिबा फूले को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना तीसरा गुरु माना, तथागत गौतम बुद्ध प्रथम गुरु हैं और दूसरे कबीर और तीसरे महात्मा ज्योतिबा फूले। तो अगर ज्योतिबा फूले से सामाजिक दर्शन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिया होता और उनसे जो सामाजिक दृष्टिकोण उनसे लेके और जो उनके संघर्ष हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपने ज्ञान की बदौलत, उसकी बदौलत ही जो सुरक्षित सीटों तक आए हैं और संविधान तक आए हैं। जिनको वोट के अधिकार नहीं थे, जिनको राजनीतिक गलियारों से गुजरने के अधिकार नहीं थे, आज वो सांसद और विधायक और राष्ट्रपति तक बने हुए बैठे हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है आज का फातिमा शेख में। मैं हमारे साथी, क्योंकि बात मुझसे ही ज़्यादा होती है, अरे भाई कमाल के आज के समय में आप देखिए, आप दो लोग हैं। एक तो मैं आप लोगों का साधुवाद इसलिए अदा करना चाहता हूं कि आज का दिन जो है फातिमा शेख, जो कि प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की सहयोगिनी है, और मेरे आवास पर आप दोनों शिक्षक हैं, दोनों काबिल शिक्षक हैं और आप साइंस पढ़ाते हैं। बताइए हमारे लोगों को कहाँ स्कूलों में घुसने की आज़ादी नहीं थी, आज आप पढ़ा रहे हैं और बड़ा प्रतिष्ठित नाम है उपेंद्र यादव जी का। और तीसरे भाई हमारे डॉक्टर रजनीश गंगवार जी, कमाल के, एक तो वो PhD हैं, स्कॉलर हैं, और उसके बाद वो टीचर हैं, और उसके बाद मैं समझता हूँ उनको सामाजिक टीचर हैं। वो कविताएं ऐसी लिखते हैं और गा देते हैं, लोग हलचल मच जाती है। तो मैं रजनीश जी से भी चाहता हूँ कि आज के विषय से लेकर सर छोटू राम या जो भी आपके संदर्भ में जो आपको ठीक लगता हो, कुछ दो चार बातें कही जाए। सबसे पहले तो आज मैं माता फातिमा शेख को नमन करता हूँ। और जो शिक्षा की एक ज्योत उन्होंने जलाई है वो लगातार जलती रहनी चाहिए। बल्कि आज शिक्षित लोगों में जो सबसे बड़ी कमी आ रही है वो मानवीय और नैतिक मूल्यों का अभाव होता जा रहा है। इसलिए जैसे धर्म भटक गया है अपनी रास्ते से, शिक्षा भी अपने रास्ते से जो है अलग जा रही है। तो नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है। और मैं आज फातिमा शेख की जयंती पर एक कविता जो है, अरे कमाल है। हाँ, शिक्षा है दूध शेरनी का तो पीकर दहाड़ लगाना, तो आँख दिखाए तुम भी उसको आँख दिखाना। ज्ञानशील विज्ञान बढ़ाओ, तर्कशील हो चिंतन, ना स्वार्थ हो मन में कोई, हो सच्चाई का मंथन। मानवता है सबसे ऊपर तो कर्म को धर्म बनाना, सत्य आचरण परोपकार को जीवन में अपनाना। मत फंसना गोरख धंधों में, पाखंड को दूर भगाना। ज्ञान का दीप जलाकर पथ में आगे बढ़ते जाना। शिक्षा है दूध शेरनी का तो पीकर दहाड़ लगाना, जो आँख दिखाए तुम भी उसको आँख दिखाना। आँख अगर आपको दिखानी है तो पहले ताकतवर होना होगा, और शारीरिक ताकत नहीं। आज हम वैज्ञानिक रूप में जी रहे हैं, इसलिए वैज्ञानिक और तार्किक ताकत जो है, मानसिक विकास का होना जरूरी है। इसलिए शिक्षा अत्यंत अनिवार्य है। चूँकि जो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने जो काम किया, उसी की वजह से आज हम आप लोग यहाँ पे बैठे हुए दाड़ रहे हैं। देश बनेगा श्रेष्ठ हमारा जब हम सब पहरेदार बने। देश बनेगा श्रेष्ठ हमारा जब हम सब पहरेदार बने। भ्रष्ट आचरण कहीं दिखे तब हम सब थानेदार बने। जिम्मेदारी हो हम सब की, आचरण हमेशा स्वच्छ बने। जाति धर्म का भेद मिटे, सब हंसते खिलते फूल बने। शिक्षा धर्मों से ऊपर हो, सब तर्कशील विद्वान बने। खुद के भाग्य विधाता हो, मानवता का कल्याण बने। शिक्षा है दूध शेरनी का तुम पीकर दहाड़ लगाना। क्या बात है। जो आग दिखाए तुम भी उसको। मैं शिक्षा की देवियों को इसी कविता के माध्यम से नमन करता हूँ और यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। लेकिन मैं आपकी बात में इस बात जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये स्लोगन है, शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, आपने उसको कविता में उनके टाइटल को, उनके शीर्षक को जोड़ के बहुत, जैसे उनका वो जो स्लोगन है साहस देने का काम करता है, उस पर एक कविता बना दी, उस पर आपने कविता बना दी, समाज को जगाने का, समझाने का काम किया। आप दोनों को ऐसे शिक्षा का जिन्होंने ज्ञान वर्धन किया, ज्ञान
महिलाओं के लिए तो महान शिक्षा की जो क्रांति की है इन दोनों महिलाओं ने की है। उन दोनों को सत सत नमन करते अच्छा, हुए मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे कि अपन ये सोचते हैं हमेशा, जब भी कोई ये डिबेट होती है, बात अम्बेडकर की आती है, बात ज्योतिराव फुले की आती है, सावित्रीबाई फुले की आती है, तो लोगों को ये लगता है कि इन्होंने अछूत समाज के लिए काम किया या पिछड़े समाज के लिए काम किया, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जितना काम इन्होंने पिछड़े समाज या अछूत समाज के लिए किया, उससे ज़्यादा कहीं काम महिलाओं के लिए किया। क्या महिलाओं को इस देश में वही अधिकार थे? क्या उनको भी शिक्षा का पूरा अधिकार था? क्या बेटियां भी पढ़ने जाती थी स्कूल में? तो लोगों को ये जानना समझना चाहिए कि कब ऐसा बदलाव आया कि कब से जो बेटियां जो थी वो भारत के अंदर स्कूल में जाने लगी, पढ़ने लगी। ठीक है, हालांकि लोग अपना रेफरेंस देंगे कि अरे वो गुरुकुल में व्यवस्था थी, पहले ये सब होता था, वो सब बातें केवल उस पर कही जाए अगर तो ठीक है, जो चीज़ें हैं साक्ष्य हैं उस पर कही जाए तो ठीक है ना, ऐसे कहने से तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इन्होंने वो जो अधिकार जो है ना महिलाओं को भी दिलाए। शिक्षा का जो पहला था बेटियों का ही तो ये पहला स्कूल है। हाँ, पहला स्कूल तो बेटियों 1 का जो जनवरी पहला स्कूल- 1848 को। बल्कि मैं तो किसी को ये कहते हुए भी सुना कि जब बात आती है माता के पूजन की, किसी देवी के पूजन की बात आती है, जी। तो बहुत ऐसी बात मैं कह रहा हूँ, हो सकता है किसी को उस पर विरोध भी हो जाए कि देवी सरस्वती की लोग पूजा करते हैं, उन्हें पूजा करनी चाहिए सावित्रीबाई फुले, क्योंकि जो सबसे पहला स्कूल जो खोला गया, जो बेटियों के लिए खोला गया, जो बेटियों में शिक्षा की जो अलग जगाने का जो काम किया, वो सावित्रीबाई फुले ने। सर मैं एक बात और बता दूं, अब जब बात थोड़ी सी उन पे हो रही है क्योंकि बातों का सिलसिला बहुत बढ़ सकता है। जी सावित्रीबाई फुले पे अगर बात आएगी, केवल वो स्कूल खोलने वाली महिला नहीं है, जी महिलाओं पे तमाम तरीके के जी अत्याचार थे। जी बिल्कुल महिलाओं के जो विधवा होने पे सिर मूड़ दिया जाता था। जी उन्होंने जाके नाइयों को समझाया, उन्हें मना किया इनके सिर मत घोटो, ये कितनी बुरी लगती हैं महिलाओं, उनके कमाल के बात है। दूसरी एक चीज़ और मैं बहुत बता दूं आपको, जी उन्होंने पहला प्रसूता गृह खोला अपने घर में, क्योंकि वो उस समय का दौर था, पति मर गया है जल्दी, तो जो महिला होती थी वो अपनों का ही अपने पड़ोसियों का शिकार होती थी, उनसे जो बच्चा जन्मता था तो वो या तो उस महिला को मरने के लिए मजबूर करते थे वहाँ का समाज कि तुम्हारे संग ऐसा हो गया, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, तो वो ही मरती थी। उन्होंने अपने घर में उनने प्रसूता गृह खोला और जो बच्चे उनके हुए उनको पाला। आप समझ लीजिए जो माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले का जो बेटा है वो डॉक्टर यशवंत, वो एक ब्राह्मण महिला से जन्मा हुआ बच्चा है, उसको आश्रय दिया, उसको बेटी की तरह रखा उन्होंने और उनके बेटे को अपनाया अपने आप। उनके अपने बच्चे नहीं थे, डॉक्टर यशवंत उनके अब ये बच्चे। देखिए यही बात है ना कि यहाँ पर कोई कास्ट का डिवीजन नहीं है। नहीं, कास्ट वाली बात नहीं। यहाँ पर सिर्फ महिलाओं के लिए काम करनी थी। ये जो है लोगों को समझना चाहिए कि ये जो महापुरुष हैं ये केवल किसी एक समाज के नहीं, ये हमारे भारतीय समाज के महापुरुष हैं बिल्कुल बिल्कुल और इनको सबको अपना सभी है। नहीं, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले ये दान किससे लिया? अपर कास्ट लोगों पे ही तो पैसा था, जी। उन्हीं से पैसे लाते थे, स्कूल खोलते थे। और चल बड़ी बातें हैं, लेकिन ये है उनका, इससे उनको आप लंबा जात में जी धर्म में इन दोनों महिलाओं को या किसी भी महापुरुष को आप नहीं, कैद नहीं कर सकते, जिन्होंने क्रांतिकारी कदम किए लोगों को बनाने के लिए और इस देश के सुंदर बनाने के लिए जिन्होंने काम किए, उन सबको सैल्यूट किया जाना चाहिए। चलिए आज का अब काफ़ी देर हो चुकी है और मैं दो लोगों का बड़ा जो आपने नाम लिया था अम्बेडकर साहब का, उनका शिक्षा शेरनी का दूध है। जैसा अम्बेडकर साहब ने हमारे देश में किया है वैसा ही नेल्सन मंडेला अपने देश में करते हैं। वो कहते हैं शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो हमें शिक्षा की ज्योति जलाए रखनी है और शिक्षा के साथ मानवीय मूल्य, वैज्ञानिकता, प्रगतिशीलता और जो मानवीयता है और नैतिक मूल्य जो है इनको साथ लेकर चलना है, तभी हम अपने देश को बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। और यहीं पर हम अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जय श्री